नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी +1 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि भारत में जो समानुपातिक जो प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है वो जो उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, उसमें ये जो व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से अपनाई जाती है वो इजराइल के अंदर इसका पालन अब किया जाता है। लेकिन भारत में इसको अपनाने से पहले इसकी जो प्रणाली है वो कुछ जो ढांचागत व्यवस्था है उसके अंदर अलग अलग तरीक़ों से ही अपनाया जाता है। और इसी के साथ में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसके अंदर हमने अंतर देखा था। और इसके साथ साथ राज्यसभा के चुनाव के लिए जो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसका जो रूप था हमने देखा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये प्रणाली स्वीकार की जाती है, जिसमें भारत में ज़्यादा वोट प्रणाली या ज़्यादा वोट लेने वाले की जीत होती है। तो इसको प्रणाली को स्वीकार क्यों किया है, किस वजह से, क्या कारण हो सकती है जिनकी वजह से ये इस प्रणाली को माना गया है। और तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। अब जो समानुपातिक प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा था तो अर्जेंटीना और इजराइल के जो छोटे बिल्कुल देश है भारत की तुलना में, उसके अंदर ये प्रणाली किस तरीके से अपनाई जाती है और वहाँ के पूरे क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र है वो मान लिया जाता है, अलग अलग रीजन में डिवाइड है वो नहीं किया जाता। और इसकी तुलना में भारत में निर्वाचन प्रणाली अपनाने के लिए जो भारत को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों के अंदर विभाजित है वो किया जाता है और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो किसी छोटे देश पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए या किसी छोटे देश पर इस प्रणाली को अपनाने के लिए तो बड़ा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि पूरे देश को किसी एक निर्वाचित देश में विभाजित करना तो आसान है छोटे देश को। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम किस बड़े देश की बात करें, खास करके हमारे भारत जैसे बड़े देश, विशाल देश की बात करें, तो ये व्यवस्था को अपनाना, उसको निर्वाचन क्षेत्र के अंदर डिवाइड करना, इसको थोड़ा मुश्किल माना जा सकता है। और काफ़ी सारी परेशानी है, भूगोलिक है, हमारे तो जोग्राफिकल, कल्चरल और हमारी वो जो भाषा से संबंधित है, भाषागत विषमताएं, तो अलग अलग कुछ विषमताएं या जो विभिन्नताएं या विशेषताएं की वजह से ही इसमें अंतर है वो माना जा सकता है। इसके एवज में जो छोटे छोटे देश हैं जैसे इजराइल है, वहाँ पर जो यहूदी लोग ही, थोड़े से रहने वाले यहूदी लोग हैं, छोटा सा देश है वो, ठीक है, कुछ करोड़ की आबादी होने की वजह से तो वहाँ ये संरचना अपनाने की व्यवस्था है वो आसान मानी जा सकती है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है, जिन वजह से इस जो जब सबसे ज़्यादा वोटिंग या वोट प्राप्त व्यक्ति को जीत मान ली जाती है, उस प्रणाली के अंतर्गत इसकी जो सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले व्यक्ति को उसकी सफलता का, लोकप्रियता का कारण है वो माना जा सकता है। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा वोट लेता है तो सीधी सी बात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, या तो उसकी विचारधारा को या उसको पर्सनली तौर पर, और तभी उन्हें पसंद किया जाता है और इस प्रक्रिया के तहत उनको चुना जाता है।
उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल हो जाता है। जो मतदाता जो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं या चुनाव करते हैं, तो उन जिस प्रणाली के तहत उन्हें चुना जा रहा है, तो खास इस व्यवस्था को अत्यंत सरल व्यवस्था बनाने की वजह से इस वोटिंग प्रक्रिया को, पूरे चुनाव प्रक्रिया को उनको समझना बड़ा आसान हो जाता है और उसी के माध्यम के द्वारा वो अपने वोट प्रक्रिया के द्वारा उम्मीदवार का चुनाव वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं, तो इसमें चुनने के लिए, चुनाव करवाने के लिए जो मतदाता या उम्मीदवार होते हैं, तो उनके जो बिल्कुल ही छोटे स्तर पे एक पार्टी से एक व्यक्ति को चुना जाता है और ज़्यादा उनके पास विकल्प है वो नहीं होते। तो मुख्यतः जो चर्चित चेहरे होते हैं, एक पार्टी या एक एक व्यक्ति को ही जो चुनाव क्षेत्र के अंदर पार्टिसिपेट है वो करवाती है। और हमारे अगर चुनाव प्रक्रिया में भारत के अंदर अगर एमएलए और एमपी की बात करें, तो अलग अलग ज़मीनी स्तर पर इनमें अंतर है वो पाया जा सकता है। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना ही होता है। तो मतदाता को वोटिंग करते समय जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोटिंग करना है, उस उम्मीदवार को उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसको वो वोटिंग करना चाहते हैं। यानी कि जिसको वो वोट करना है वो उसको अपनी, जिसकी अपनी पसंद होती है उसको अपना जो वोट है वो दे देते हैं। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वोट दे सकता है और किसी दल को भी। तो जो भी व्यक्ति पर्सन होते हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा के अनुसार उसको वोट है वो दे सकता है। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यानी कि वो जो पार्टी है और जो व्यक्ति है, उन दोनों में ही क्या कर सकते हैं, पसंद के मुताबिक जो संतुलन बनाकर उसमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के मुताबिक उसमें वोटिंग है वो कर सकता है, या पसंद के व्यक्ति और पार्टी को वो वोट डाल सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों का भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। जिस तरीके से व्यक्ति पर्सन के द्वारा उनको इस प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, उसका उम्मीदवारी तय की जाती है, तो स्पष्ट विकल्प देती है किसी भी व्यक्ति के लिए। उम्मीदवार और पार्टी के माध्यम के द्वारा वो वोट है वो दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसका दबाव उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। तो वोटिंग करते समय किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना होना, ये हमारी भारतीय राजनीति का प्रमुख इसको स्तंभ माना जा सकता है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई भी जो दबाव या किसी व्यक्ति या किसी दल के द्वारा नहीं दिया जाता। अन्य चुनावी व्यवस्था में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। और जिस व्यवस्था के तहत इसमें इस प्रणाली को जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जो विकल्प दिया जाता है जिसको चुनने के लिए, वो क्या होता है, वो किसी व्यक्ति के लिए उस पार्टी के, जिस पार्टी की उम्मीदवारी के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन, नॉमिनेशन भरा है, उन्हीं के द्वारा, उसी पार्टी के द्वारा उसी व्यक्ति को जो पार्टी द्वारा उम्मीदवार है वो बनाया जाता है। किसी न किसी पार्टी के द्वारा या पार्टी के द्वारा ही वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जानते हैं कि उसका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सके। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो पार्टिसिपेट या प्रतिनिधित्व है जो किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, जो चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत उनको चुना जाता है, उसके द्वारा समान प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि सभी व्यक्ति समान रूप से किसी भी सीट से अपना नॉमिनेशन है वो भर सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। और जीत हासिल होती है वो उसी व्यक्ति को होती है जो उस निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोट प्राप्त है वो करता है किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में। और
ये देखिए आप, इस कार्टून में भीमकाय कांग्रेस के आगे विपक्ष एक बोलने के रूप में दिखाया गया है। क्या ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम था? ये देख लीजिए आप, जो राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये सभी चारों व्यक्ति, और बीच में कांग्रेस का एक अपोजिशन पार्टी दिखा रखी है, वो चिल्ला रहा है, बोलने साबित हुए हैं। ये लगभग बात है 29 मई 1949 की। तो यानी कि ये प्रणाली अपनाई गई जहाँ पर एक कांग्रेस का जो दौर था, और प्रमुख रूप से जो कांग्रेस है वो शक्तिशाली पार्टी के रूप में विश्व भारत के अंदर भारतीय राजनीति में पार्टिसिपेट है वो कर रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता चाहते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त है वो नहीं होते। शुरुआती दौर के अंदर जब इसका हमारे संविधान जब निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय जो हमारे संविधान के निर्माता थे, तो काफ़ी कुछ इस बात को समझने में वो आधारित थे कि कहीं ना कहीं स्थायित्व के लिए, सरकार के स्थायित्व के लिए जो प्रणाली अपनाई जा रही है समानुपातिक प्रणाली, वो कहीं ना कहीं हमारे संसदीय प्रणाली के अंदर उसके लिए उपयुक्त है वो नहीं मानी जा सकती, टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। तो इसके बारे में, जो संसदीय प्रणाली के बारे में पूरी डिटेल के बारे में अच्छी तरीके से हम, जो अगले 1 चैप्टर उसके अंदर बताया गया, इस तरीके से हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। क्या आप देखते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में स्पष्ट बहुमत में मिलने में कठिनाई होगी? अब ये हो जाता है कि क्या इसको अगर देखा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंदर किसी व्यक्ति को किस तरीके से, किन माध्यमों के द्वारा उसको जो स्पष्ट बहुमत है वो मिलने में कठिनाई है वो हो सकती है, किन किन माध्यमों के द्वारा? क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका की सीटें बंट जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस व्यक्ति पर्सन को परसेंटाइज के तौर पे उसको वोट प्राप्त होंगे, उसी के आधार पर उसको जो सीटें वो निर्धारित है वो की जाएगी। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन सबसे बड़े दल या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती है। तो जब भी कई बार चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो अन्य दल के द्वारा या अन्य आज़ाद उम्मीदवार कुछ खड़े हो जाते हैं, तो वो पार्टी बनाने के बाद या आफ्टर इलेक्शन के बाद जो दूसरे अन्य दलों से या आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं या अपनी पार्टी के रूप में, दूसरे अन्य पार्टी के रूप में उसकी उम्मीदवारी अपनी पेश करते हैं और वो चुन लिए जाते हैं, तो बाद में सरकार बनाने के लिए वो दूसरी पार्टियों के साथ मिल जाते हैं या गठबंधन की राजनीति है वो कर लेते हैं। तो उसको गठबंधन होता है जब एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाने के लिए आगे वो आती है। और गठबंधन सरकार तब बनती है जब एक पार्टी के द्वारा निर्धारित जो बहुमत है वो हासिल ना हो पाए। अब मान लीजिए हरियाणा के अंदर आपकी गठबंधन की सरकार बनी है बीजेपी और जेजेपी, तो यानी कि हमारे टोटल विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं, और 90 सीटों का मतलब ये है कि आपको 46 आपके पास सीट होनी चाहिए। जिस पार्टी को 46 सीट होगी वही सरकार बनाने के लिए अपना दावा है वो पेश कर सकते हैं। और लेकिन जबकि 40 सीटें हैं वो बीजेपी को इस बार विधानसभा के अंदर प्राप्त हुई, तो उसको 6 सीटें बहुमत से कम थी, तो जेजेपी की मिलकर उन्हें 10 सीटें जेजेपी ने मिलकर उनके साथ वो सरकार है वो बना रही, तो इससे कुछ बोनस के रूप में लिया जाता है। ये सीट उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती है, जो उनका मत होता है, अनुपात होता है, जैसे मैंने बताया 46, उसके हिसाब से ये जो सीटें होती है वो ज़्यादा होती हैं। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर है वो देती है। यानी कि इस प्रणाली के माध्यम के द्वारा गठबंधन राजनीति के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति जो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा इसको एक सुचारू और व्यवस्थित सरकार बनाने के लिए और कार्यप्रणाली को अपनाए रखने के लिए पार्लियामेंट सिस्टम को बड़ा प्रभावी अवसर है वो देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद है वो करती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उसके माध्यम के द्वारा जब सब पार्टिसिपेट करते हैं मिलजुल कर, उसके माध्यम के द्वारा जब चुनाव जीता जाता है तो
तो उसको सभी को एकजुट करने के लिए इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के माध्यम से समानुपातिक प्रणाली को सबसे कारगर माना जा सकता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने का तो प्रेरित करती है। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। अब जिस वजह से जिन कारणों के द्वारा हमारा एक विविधता वाला देश है, जिसमें विभिन्न जाति वर्ग समुदाय के लोग रहने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो उसी के माध्यम के द्वारा एक सभी मिलकर एक जो पार्टी बनाने का कार्य करते हैं कि या एक व्यक्ति एक पर्सन के द्वारा पार्टी बनाई जाती है, वो सभी आम जनता लोगों के लिए बनाई जाती है और सभी के विकास कार्यों से संबंधित वो नीति है वो अपनाती है। तो इसके माध्यम के द्वारा ये सभी राष्ट्रवादी जो एक पार्टी बनाई जाती है वो सभी लोगों को एकजुट और साथ मिलकर कार्य करने के प्रेरित है वो करती है। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। जिस तरीके से हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो प्रणाली अपनाई गई थी उसके माध्यम के द्वारा ये उनकी की गई क्षमता और प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकता है, जिनके द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया था। संविधान निर्माता की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। यानी कि जो कार्य उन्होंने जो प्रणाली माध्यम के द्वारा संसदीय सिस्टम को अपनाया गया, जो कार्य रूप दिया गया, उसके माध्यम के द्वारा उसकी जो क्षमता थी उन्हीं को प्रमाणित करता है कि उनके दिए गए एक्सपीरियंस के माध्यम के द्वारा हम इस प्रणाली को अपने देश के अंदर विकसित है वो कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में इस प्रणाली को विकसित और सुनियोजित तरीके से उसको डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। जिस तरीके से इसको अपनाया गया उसके माध्यम से इसकी जो व्यवस्था है वो सभी लोगों को रास है वो आई है। इसने केंद्र और राज्यों के बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। यानी कि इस प्रणाली के माध्यम से जो हमारी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, ठीक है, उन दोनों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत के द्वारा ही सरकार बनाने का दावा है वो पेश है वो किया जाता है। इस प्रणाली ने उन दोनों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त है वो करते हैं। तो जिस एक प्रणाली के माध्यम के द्वारा या एक वर्ग के द्वारा जो वोट लिया जाता है उसको ये कभी पर जो प्रमाणित है वो नहीं माना जा सकता। यानी कि सभी व्यक्तियों सभी वर्गों के वोटों को एक पार्टी की विजय बनाने के लिए उसमें शामिल है वो किया जाता है। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था है वो उभरती है। द्विदलीय का मतलब है कि जो दल प्रणाली होती है वो दो व्यवस्थाएं जिसमें अपनाई जाती है। एक तो जो होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। पक्ष होता है जिसकी सरकार बनती है, जिस पार्टी के द्वारा सरकार है वो बनाई जाती है, और विपक्ष होता है जिनकी जो सरकार से कम सीटें हासिल कर जिनकी सरकार नहीं बनी है तो वो सरकार के सामने विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी है और यही दोनों बारी बारी सत्ता का प्रयोग है वो करते हैं। और यानी कि सत्ता का प्रयोग करने का मतलब यह है कि जिस पार्टी को जो बहुमत साबित हो जाता है उन्हीं की सरकार बनती है। और ये नहीं होता कि एक बार सरकार बनने के बाद उन्हीं की सरकार रहती है, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं और विपक्ष की पार्टी को पक्ष के अंदर बैठने का मौका मिल जाता है और पक्ष वाली पार्टी को विपक्ष में बैठने का अवसर। जो यानी कि जो बहुमत साबित नहीं कर पाता उसकी सरकार वो नहीं बन पाएगी, सरकार उसी की बनेगी जो निर्धारित बहुमत को साबित कर पाएगा। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जिस तरीके से जिस माध्यम के द्वारा इस प्रतियोगिता के अंदर शामिल है वो किया जाता है उनमें काफ़ी आपस में पार्टियों के अंदर कंपटीशन है वो देखा जा सकता है, जिसके अंदर सरकार बनाने के लिए दावे है वो दोनों या अन्य पक्षों के सभी पक्षों के द्वारा जो राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट है वो किया जाता है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे थे। जैसे मैंने आपको कार्टून दिखाया था 1949 वाला, जिसके अंदर
जो शुरुआती दौर से अगर देखा जाए, लगातार 3 चुनावी तक जो कांग्रेस थी, वो चुनाव के अंदर पूरी तरह से एक छत्र रूप में कारगर थी। यानी कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार बन रही थी और विपक्ष के तौर पे छोटा सा बोना एक जो अन्य पार्टी थी उनको देखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा एक अन्य दलों को हम कह सकते हैं कि जो मौका वो नहीं मिला था, या उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व इतना था भारतीय राजनीति के अंदर, जो उसकी एक विचारधारा या उसके प्रभावशालीता जो प्रभुत्व को देखा जा सकता है। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली में देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर कर आई थी। जिस तरीके से एक चक्कर कांग्रेस का टाइम था, वो लगभग 1967 के आसपास के बाद इसमें बिखराव तो देखा गया था। उसके बाद भारतीय राजनीति के अंदर जो बहुदलीय गठबंधन की राजनीति थी, उस प्रणाली को देखा गया था। यानी कि सरकार बनाने के लिए एक दल के अलावा जो अन्य दल मिलकर भी सरकार बना रहे थे, और जिसके अंदर जो द्विदलीय प्रणाली थी उसका उभार है वो प्रमुख रूप से हुआ। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका वो मिलता है। यानी कि गठबंधन सरकार बनने के बावजूद भी या बनाने के बावजूद भी जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी पार्टियों को मौका है वो दिया जाता है, चाहे उसे एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए इस भारत के लोकतंत्र के अंदर उस पार्टी को या किसी पार्टी को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका जा सकता, और वो पार्टियां पार्टिसिपेट करती भी हैं। तो मुख्य रूप से जो गठबंधन की राजनीति रही हो, लेकिन अन्य दलों के द्वारा जो लिया गया जो नीतिगत फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, और उसमें भारतीय लोकतंत्र के अंदर, भारतीय चुनावी राजनीति के अंदर लोगों के द्वारा उनका प्रमुख रूप से पार्टिसिपेट है वो माना जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली जो प्रणाली थी हमारी समानुपातिक मत प्रणाली, उसकी कुछ विशेषताएं मान सकते हैं या उसको सम्मिलित रूप से किस तरीके से भारतीय राजनीति में व्यवस्थित माना जा सकता है, वो हमने पढ़ने की कोशिश की और इसके बारे में जाना। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले का आपको बात कहना चाहूँगा, जो अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड हो या कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।